सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ न्यू ब्लॉग। अभी हाल ही में नेक्स्ट के लिए एक नया अपडेट आया हुआ है। एनएमसी ने एक नया अपडेट को जारी किया हुआ है, जो कि नेक्स्ट बहुत ही सालों से इसके ऊपर बात हो रही थी। आपने ये बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखा होगा कि जो कि पिछले साल वीडियो लोगों ने अपलोड किया हुआ था। तो अभी हाल ही में इसके ऊपर एक नया अपडेट आया हुआ है, नया इसके बारे में ड्राफ्ट आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन सा सब्जेक्ट लागू होने वाले हैं, ये इंडियन स्टूडेंट के लिए कैसे हैं, चाहे अब्रॉड में जाने वाले स्टूडेंट के लिए इसके ऊपर क्या है, कैसे एग्जाम्स होंगे, कितने फीस में एग्जाम्स होगा, अगर आप इसमें फेल करते हैं तब क्या होगा। तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई एम डॉक्टर एहसान, आई कंप्लीटेड माई MBBS ग्रेजुएशन फ्रॉम किर्गिस्तान। सबसे पहले जो पेज नंबर 1 है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ड्राफ्ट जो निकला हुआ था, ये जो आया हुआ था वो आया था 28 दिसंबर 2022 के अंदर। जो रेड कलर से ब्रैकेट के अंदर जो मार्क किया हुआ है, आप उसको देखिए। और फिर इसमें हम आते हैं सीधे पेज नंबर 2 के अंदर, फिर बाद में हम पेज नंबर 1 के ऊपर भी बात करेंगे। पेज नंबर 2 के अंदर दिया गया है कि इसके जो टाइटल दिया गया है, जो टाइटल इसका जो नामिंग किया गया है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन नेशनल एग्जिट टेस्ट रेगुलेशन 2022 के अंदर इसको लागू किया गया था। एक्चुअली ये जो एनएमसी ने अपने ऑफिशियल साइट्स पे ये स्टेटमेंट को जारी किया है, जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। इससे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। और आप ये देखिए कि पेज नंबर 3 के अंदर 1.4 जनरल जो कैटेगरी के अंदर है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो दिया गया है कि बेसिकली नेक्स्ट किस केस बेसिस पे है और ये किनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो कि MBBS ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं, चाहे वो फॉरेन से ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया से कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से MBBS कर रहे हैं, चाहे अब्रॉड से जाकर के MBBS कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है और इसे पास भी करना है। और ये जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम है, ये बेसिकली सर्टिफाई करता है तो ये पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट 1 है, यहाँ पे रेड मार्किंग से आप देख सकते हैं, जो कि एक थियोरेटिकल एग्जामिनेशन है। थियोरेटिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे क्लिनिकल बेस, आपको यहाँ पे वाइवा टाइप का एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो भी होगा वो आपको क्वेश्चंस रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जामिनेशन ये जाने वाले हैं। यानी कि आपको जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइसन के ऊपर आ सकता है, चाहे ये कंप्यूटर बेस और ऑनलाइन मोड के एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपको ये होता है कि नेक्स्ट फर्स्ट के अंदर आपको ये होगा। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड के अंदर क्या है कि वहाँ पे आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा पेशेंट के अंदर जाकर के। वहाँ वाइवा जैसे आपको वहाँ पे आंसर्स देना पड़ेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वाइवा के तरह ही आपको वहाँ पे एग्जामिनेशंस होगा। नीचे में आप ये देखिए कि एग्जामिनेशंस के अंदर जो पेपर दिया गया है, जो कि यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है, यहाँ पे आप गौर कीजिए। यहाँ पे दिया गया कि द एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर कवरिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड ईयर MBBS या फाइनल MBBS। इसका कहने का मतलब यह है कि जो MBBS का जो आपको थर्ड ईयर में जो सिलेबस पढ़ाई जाती है, चाहे फाइनल ईयर में जो सिलेबस पढ़ाई जाती है, वो ही सिलेबस के लिए नेक्स्ट फर्स्ट में आपको ये सब क्वेश्चंस उसके सब्जेक्ट से ही आएंगे। जो कि मेजर जो सब्जेक्ट्स है 6 यहाँ पे लिया गया है, जो कि मेडिसिन अलाइन डिसिप्लिन है, चाहे सर्जरी अलाइन डिसिप्लिन है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ENT एंड ऑप्थेमोलॉजी। ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही मेजर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये 6 ही सब्जेक्ट्स के से ही क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आप जस्ट नीचे देखिए G और H में यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अप्लाइड एस्पेक्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इसके अंदर नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप के अंदर ये है कि जो क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो जो क्वेश्चंस ज़्यादा अभी आने स्टार्ट हो गए हैं कुछ सालों से, और इस नेक्स्ट स्टेप 1 में भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो उसके लिए
यहाँ पे जो मेन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर जो एमबीबीएस के ड्यूरेशन में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेकेंड ईयर के अंदर फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के थोड़ा बहुत कोरिलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ करके आपका नेक्स्ट ईयर क्लियर नहीं होने वाला है। आपको टोटल 19 सब्जेक्ट्स आपको पकड़ होनी चाहिए। टोटल 19 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के नेक्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है वो क्लियर आपको हो पाएगा। जो यहाँ पे 6 पॉइंट है, जो स्टार पॉइंट है, यहाँ पे पढ़िए कि ऑल दोस स्टूडेंट हु कंप्लीटेड थर्ड ईयर और फाइनल ईयर कॉलेज रिकॉग्नाइज टू कमीशन शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ये बेसिकली इंडिया के स्टूडेंट के लिए है, एब्रॉड वालों के लिए ये नहीं है। एब्रॉड वाले के नीचे दिया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंडिया से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं, चाहे आप फाइनल ईयर में हैं, तो उसके बाद से आप नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अपीयर कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप थर्ड ईयर में हैं और आपका अभी ड्यूरेशन कंटिन्यू चल ही रहा है, तो उस ड्यूरेशन में आप एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका 3 साल के लिए वैलिड है, तो आप वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आप थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है। तो ये एक तरह से बेनिफिट्स भी हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतना इसमें याद रखिए कि जो फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है, ये आपके रैंक जो जितना आएगा उसके बेसिस पे आपको पीजी के अंदर सीट मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक तरह से डिसएडवांटेज भी है और बेनिफिट्स भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्कोरिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट में जाते हैं और वहाँ पे आप स्कोरिंग अच्छा करते हैं, लेकिन इसके आगे फर्दर में ये लिखा हुआ है और ये दिया हुआ है कि उसके स्टेप के बेस पे जो आपका टोटल आपका मार्क्स आएगा, चाहे आप 2 बार में 3 बार में एग्जामिनेशन देते हैं, तो वो टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर करके फिर वहाँ से एक मीन मार्क्स निकाल करके आपको वहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, जो कि पीजी के अंदर है। वहाँ पे मतलब मार्क्स जो है वो पूरा मिला करके एक जोड़ करके और फिर वहाँ से एक मीन मार्क निकाला जाएगा। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप फर्स्ट बार में अच्छा स्कोरिंग आप नहीं कर पाते हैं तब। नेक्स्ट है कि अगर पॉइंट 8 के अंदर देखिए, तो ये एक यहाँ पे आपको एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस के लिए भी है कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आप नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट दे रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपका टोटल 6 पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला है और उस 6 पेपर्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट्स में अगर आप मान लीजिए फेल कर जाते हैं, उसके अंदर आपको मार्क्स जो है वो कम आ जाता है, तो उस ड्यूरेशन में आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे एक तरह से बेनिफिट्स होने वाला है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे टाइम जो है वो बच सकता है। अब ये टाइम कैसे बचाएगा, तो बेसिकली क्या है कि आपको हर साल स्टेप 1 कंडक्ट होने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन के बाद कुछ हफ्तों के बाद फिर यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा और उस ड्यूरेशन में आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर आपका मार्क्स कम आया है या आप उसमें फेल कर गए हैं, तो ये दे करके आप उस चीज़ को आगे प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पे पास हो सकते हैं। तो ये एक तरह से फ़ायदा ही है स्टूडेंट के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट 9th में अंदर आप ये देखिए कि दोस्त हु डोंट पास नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री, तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं, स्टेप फर्स्ट देते हैं और वहाँ पे आप पास नहीं कर पाते हैं, फिर आपको ऑप्शंस मिलता है सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए और उस ड्यूरेशन में आप फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम भी पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर से आपको स्टेप फर्स्ट देना पड़ेगा, नहीं कि आप फिर सप्लीमेंट्री ही बार बार नहीं दीजिएगा। वहाँ पे आपको बस मौका मिलेगा एक बार और उसके बाद से अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो फिर से आपको स्टेप फर्स्ट फिर से देना पड़ेगा। फर्स्ट से फिर से आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल जो 6 सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में बात किया हुआ था वो फिर से आपको देना पड़ेगा। और जो 10th पॉइंट यहाँ पे है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट और सेकंड के लिए आप दे सकते हैं, वो भी यहाँ पे एक टाइम बॉन्डेड दे दिया गया है जो कि 10 साल के ज्वाइनिंग ऑफ एमबीबीएस कोर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी एकेडमिक में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए कि आप 2023 के अंदर एडमिशन लेते हैं और आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं, तो इंडिया में एडमिशन लेने के बाद 2023 में आपका यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आप चले जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन से आपको 10 साल का आपके पास टाइम है और वहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। यानी कि 4.5 साल आप कोर्स कीजिएगा और 4.5 साल का जो कोर्स आप कीजिएगा, ड्यूरेशन कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद 5.5 साल का आपके पास समय बचेगा। यानी कि 5.5 साल में आप साल में एक बार नेक्स्ट कंडक्ट होने वाला, यानी कि 5 बार अटेम्प्ट और आप दे सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसके ऊपर डिटेल और नहीं है कि इसके आगे क्या होगा, कि कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है एनएमसी की तरफ से कि फर्दर मान लीजिए कि अगर आप 5 बार में भी नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको
मतलब कि MBBS का जो डिग्री है वो वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर अभी डिटेल्स नहीं है। अब नया अपडेट फिर आएगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और चाहे फिर इसमें नेक्स्ट है कि अगर आप अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में भी आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 साल है। तो 6 साल आपको यहाँ 10 साल में निकल जाता है, तो आपके पास 4 साल समय बचता है आपको ये नेक्स्ट स्टेप 1 पास करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप 2। अब नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि क्लिनिकल और वाइवा बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे आपको MCQ या सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको MCQ या आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, जो भी होने वाला है वो आपको वाइवा और क्लिनिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप 2 के अंदर जो मेजर्स जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वही 5 से 6 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि मेडिसिन और अलाइन डिसिप्लिन्स हैं, और सर्जरी है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है। तो वही चीज़ है जो कि आपको क्लिनिकल बेस से, क्लिनिकल थ्योरी के बेस पे आपको वाइवा एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा। नीचे में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि देयर शैल बी अ रेगुलर नेक्स्ट स्टेप 2 एग्जामिनेशन वंस अ ईयर। जैसे कि आपको नेक्स्ट स्टेप 1 जो रेगुलर हो रहा था, वैसे भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो 2 है, स्टेप 2 है, वो भी एक रेगुलर होगा और सप्लीमेंट्री भी होगा इसमें अंदर। इसके अंदर जो नेक्स्ट का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है, इसके अंदर कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वहाँ पे पासिंग मार्क्स के लिए आपको वहाँ पे नंबर ज़्यादा लाने हैं या कम लाना है। बस यहाँ पे आपको पास और फेल से मतलब है। जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट स्टेप 2 है, उसके अंदर बस आपको पास या फेल का ही रेशियो रहने वाला है, वही चलने वाला है। और इसके अंदर भी वही सेम क्राइटेरिया है कि 10 साल के अंदर में MBBS ज्वाइनिंग के ड्यूरेशन से आपको ये एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट स्कोर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि 2.2 के अंदर है। अब नेचर ऑफ स्कोरिंग के बारे में बात करते हैं, तो जो सेकेंड नंबर पॉइंट है उसके ऊपर आप देखिए, जो द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर ओनली पास और फेल। जो अभी हम बात किए थे कि इसके ऊपर सिर्फ आपको पास और फेल के ऊपर ही है, यहाँ पे आपको कोई मार्किंग के ऊपर नहीं है। मिनिमम स्कोरिंग क्या है जो कि पास होने के लिए, तो मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग शैल बी 50%। अब 50% ये जो मार्किंग दिया हुआ है ये है स्टेप फर्स्ट के अंदर, आपको हाफ लेना है। मतलब टोटल जो वहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 सब्जेक्ट्स के अंदर जो टोटल मार्क्सिंग होगा उसमें पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि आपको सेकेंड नंबर पॉइंट के अंदर ये देखिए कि इन ईच 6 पेपर अब मिनिमम 50% होना चाहिए। कि जो 6 पेपर स्टेप फर्स्ट के अंदर होने वाला है उसके अंदर एक पेपर के अंदर, यानी कि हर एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप स्टेप फर्स्ट पास कर सकते हैं। नहीं तो आप को वहाँ पे उस सब्जेक्ट में आप फेल डिक्लेयर माना जाएगा और फिर आपको वहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। और सप्लीमेंट्री में अगर पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो 1 है वो फिर से देना पड़ेगा। इसके नीचे आप पेज नंबर 6 के अंदर ये देखिए कि इन केस ऑफ फेलर इन 1 और मोर सब्जेक्ट का अगर आप फेल कर जाते हैं तो उस सब्जेक्ट्स में क्या होने वाला है कि स्टेप का जो पूरा फिर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दीजिएगा या बार बार जो एग्जाम जो होने वाले हैं इसके अंदर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, उस ड्यूरेशन में जितना आपका मार्क्स होगा वो सारा कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेट करने के बाद एक रॉ स्कोर निकाला जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, एक पेपर के अंदर, और दोनों मिला करके फिर वहाँ से आपका एक मीन स्कोर निकाल करके फिर आपको वहाँ पे पासिंग किया जाएगा। तो ये एक तरह से आपको डिसएडवांटेज है कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्टेप फर्स्ट दे रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपको स्कोरिंग ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता है, तो फिर जो सेकंड अटेम्प्ट देते हैं तो दोनों को मिला करके मर्ज कर करके फिर वहाँ से एक मीन निकाल जाएगा। फिर उसके बाद से आपको फिर उसके बेसिस पे आपको पीजी के अंदर सीट मिलेगा। तो ये तरह से कम हो जाएगा तो फिर पीजी भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो बेसिक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है एक तरह से देखा जाए तो। अब आते हैं नीचे जो यहाँ पे है स्टार मार्क, आप ये देख सकते हैं। और स्टार मार्क के अंदर दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी फॉर द provision registration in appropriate body to practice the modern medicine as intern and eligibility to purchase the internship as gone by the internship regulation of the National Medical Commission by the Indian Medical Graduate। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल जो हैं जो कि MBBS ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं और वो कंपल्सरी रोटेनिंग जाना चाहते हैं इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में, तो उनके अंडर क्राइटेरिया क्या है कि वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से MBBS कर रहे हैं तो ये स्पेशली जो पॉइंट नंबर 1 है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए है कि यहाँ पे अगर आप इंडिया से MBBS कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको पहले तो पास करना पड़ेगा जो 6, यहाँ पर देखिए कि पॉइंट नंबर जो A है उसके अंदर क्या है कि पास इन ईच ऑफ 6 थ्योरी पेपर ऑफ नेक्स्ट
स्टेप 1 एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2.2, जो कि वहाँ पे 6 जो सब्जेक्ट्स दिया गया था, 6 थ्योरेटिकल पेपर दिया गया था स्टेप 1 के अंदर, वो आपको पूरा का पूरा पास करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको पास करना पड़ेगा थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, जो कि आपका हो कॉलेज के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज के अंदर जो फाइनल एग्जाम होंगे वो भी पास करना पड़ेगा। और उसके बाद से फिर आपको नेक्स्ट 2 जो है वो भी पास करना पड़ेगा, तब जा करके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट 1 था वो इंडियन स्टूडेंट के लिए था, लेकिन नीचे में जो पॉइंट 2 नंबर है ये एब्रॉड वाले स्टूडेंट के लिए है, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वालों के लिए है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है फॉरेन ग्रेजुएट वालों के लिए। यहाँ पे सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा 6 ईयर का थ्योरी के लिए, और जो कि आपको यहाँ पे आकर के स्टेप 1 जो दीजिएगा बस वही आपको पास करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो एनएमसी का जो एक्ट आया हुआ था उसके अंदर साफ ये भी मेंशन था कि आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप अब्रॉड से करके आना है। तो उस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे आकर के स्टेप 2 नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो सेकंड का एग्जामिनेशन है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। स्पेशली जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है जो एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, वो वहाँ पे एमबीबीएस करते हैं, फिर वहाँ पे उनका 5 साल का कोर्स और 1 साल का वहाँ से इंटर्नशिप है। तो वहाँ से इंटर्नशिप डिग्री जब आप लेकर के इंडिया में आते हैं तो फिर आपको जो यहाँ पे आप आइएगा तो उसके बाद आपको स्टेप 1 देना पड़ेगा। और स्टेप 1 जैसे आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपको फिर 1 ईयर का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। लेकिन 1 ईयर के इंटर्नशिप करने के बाद जो स्टेप 2 देना है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, स्पेशली ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन के लिए। ये जो स्टेप 2 है वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए है जो कि इंडिया में ही एमबीबीएस कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये लागू होने वाला है। तो ये क्योंकि ये एब्रॉड वालों के लिए इसलिए लागू नहीं हो रहा है कि वहाँ पे ऑलरेडी 1 साल वो समय गुजार रहे हैं, वहाँ पे 1 साल वहाँ पे समय दे रहे हैं, वहाँ पे भी एग्जाम्स होते हैं इसके लिए, तो वो ऑलरेडी वहाँ से पास होके आ रहे हैं। तो उसके बेसिस से यहाँ पे हटा दिया गया है, जो कि एक तरह से बेनिफिट्स है एब्रॉड वालों के लिए। सिर्फ वो स्टेप 1 दे करके आसानी से या अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। और जो थर्ड दिया गया है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन चाहिए या आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको ये टोटल का टोटल क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको 2 साल का जो कि आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें जो 4th क्राइटेरिया है कि अगर वो स्टूडेंट जो कि बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी अदर कंट्री में एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि प्लैब का एग्ज़ाम आता है, चाहे आप यूएसएमएलई के एग्ज़ाम्स आते हैं, अगर उस कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आप वहाँ पे जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो अगर वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको फॉर्म भरना है और वहाँ पे आप जाकर के अर्न करना चाहते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको इंडिया से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको पास करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद ही वहाँ पे आप वैलिड हो पाइएगा या वहाँ पे आप जा पाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर 3 है। जो चैप्टर 3 के अंदर जो है कि क्या इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है, कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आने वाले हैं स्टेप स्पेशली फर्स्ट के अंदर, तो जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस और एनालिटिकल स्किल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 65% हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आज के समय में जो अभी एफएमजीएस के लिए एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम जो आप पीजी के लेवल पे देते हैं, चाहे आप एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक क्लिनिकल बेस पैटर्न आ रहा है। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते थे, तो उस टाइप से क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे इसमें जो भी है वो क्लिनिकल बेस क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसमें हर सब्जेक्ट्स को कोरिलेट किया जाएगा, थोड़ा सा एनाटॉमी का थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा इसमें पैथोलॉजी रहेगा, थोड़ा सा फार्माकोलॉजी रहेगा, और फिर वहाँ पे मेडिसिन का भी, मतलब एक 3-4 सब्जेक्ट को कोरिलेट करके और फिर वहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होगा, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है। उस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे कंप्रीहेंशन टाइप के जो क्वेश्चन 25% आएंगे, और रिकॉल क्वेश्चंस जो कि पिछले साल जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो 10% आएंगे। तो अभी जो ज़्यादा फोकस नेक्स्ट में करने वाला बात यह है कि आपको रिकॉल क्वेश्चंस यानी पिछले साल जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ गए हैं एफएमजीएस के लिए चाहे नीट के लिए, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते थे और वहाँ से हम तैयारी करते थे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। ज़्यादा आपको फोकस और ज़्यादा आपको करना पड़ेगा वो है क्लिनिकल बेस सिनेरियो के ऊपर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये रिकॉलिंग और जो पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं उतना आने वाले हैं, सिर्फ 10% ही आने वाले हैं। अब आते हैं पेज नंबर 8 के अंदर। पेज नंबर 8 के अंदर आप ये देखिए कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो आपको 6 पेपर का होने वाला है रेस्पेक्टिव। इसके अंदर जो 6 पेपर होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे 6 पेपर ही नहीं होने वाला है, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा आपको सब्जेक्ट से कोरिलेट किया जाएगा। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप ये देखिए कि अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ ऑल द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ एमबीबीएस इंक्लूडिंग द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि पीएसएम
सब्जेक्ट्स जो है उसके क्लिनिकल बेस का जो क्वेश्चंस है वो इन 6 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के अंदर कोरिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड पॉइंट नंबर 3 के अंदर है कि ईच पेपर कंटेंट 10% जो कि अप्लाइड हो सकता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन, जो कि अभी हमने बात भी किया इसके ऊपर कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिर्फ ये 6 से ही टॉपिक से 6 सब्जेक्ट से ही नहीं आने वाले हैं, जो कि टोटल चारों तरफ से कोरिलेट कर करके ये क्वेश्चंस आने वाला है। और जो मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको कैसे कैसे इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, कितने ड्यूरेशंस हैं, जो कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। जो कि पहला है कि मेडिसिन एंड अलाइंड सब्जेक्ट्स के अंदर, और मेडिसिन एंड अलाइंड सब्जेक्ट्स के अंदर 120 से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि ड्यूरेशन आपको 3 घंटा का दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको 1.5 मिनट का ड्यूरेशन है। पहले जो एग्जामिनेशंस होते थे वो वहाँ पे आपको 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा सा सोचने और समझने में भी थोड़ा सा ज़्यादा अब समय मिलेगा, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस को हल करना, एक तो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ उसमें छिपा होता है, एक सही निचोड़ निकालने के बाद ही वहाँ पे आंसर्स आप मिल सकता है। क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चन में क्या है, आपको अगर आता है तो आप वहाँ पे जनरली आंसर्स दे दीजिएगा टू द फॉरवर्ड, लेकिन क्लिनिकल बेस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर के, तब जाकर के वहाँ पे आंसर्स बन पाते हैं। तो उसके लिए टाइमिंग का भी ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। वही सर्जरी की बात किया जाए वो भी 120 क्वेश्चन आएंगे 3 आवर्स के लिए। वही ऑब्स गायना के लिए भी 120 क्वेश्चन आएंगे। पहले जो एफएमजीज के लिए स्पेशली जो था, ये जो जितने मेजर सब्जेक्ट है, मेडिसिन है, सर्जरी है और ऑब्स्टेट्रिक्स है, इनके अंदर 30 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते थे। अप्रॉक्स जो 300 नंबर के जो क्वेश्चंस आते थे उसके अंदर 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आते थे, लेकिन इसके अंदर आपको टोटल 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि ज़्यादा ही एक रेंज है, ज़्यादा ही एक देखने को है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। वही पीडियाट्रिक का बात किया जाए तो जो कि 60 क्वेश्चंस है, 1.5 आवर का ड्यूरेशन है, और ENT के अंदर 60 क्वेश्चन और ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर 60 क्वेश्चन। नीचे में जो टाइम एंड शेड्यूल दिया गया है ये थोड़ा सा आपको अलग है, जो कि पहले जो एग्जाम होते थे जो कि एफएमजीज के लिए स्पेशली वो था कि 2 सिटिंग्स में एग्जाम था, 2 पेपर होता था और बीच में गैपिंग मिलता था। लेकिन इस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि यहाँ पे आपको 3 दिन के एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। जो कि पहला पॉइंट आप ये देखिए ब्लू कलर से जो मार्किंग किया गया है, जो पॉइंट नंबर 1 है मेडिसिन एंड अलाइंड सब्जेक्ट के अंदर, जो कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, और इस ब्रेक के अंदर 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेक मिलेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर होगा उसी दिन पेपर होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको 22 तारीख के अंदर एग्जाम हो रहा है तो 22 तारीख को मॉर्निंग के अंदर ये आपका मेडिसिन का एग्जाम होगा, और फिर 2 घंटा के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद फिर पीडियाट्रिक्स का एग्जाम होगा, जो कि 1.5 आवर का एग्जामिनेशन ये होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक दिन के अंदर आपको 2 एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, जो कि एक बड़ा सब्जेक्ट और एक छोटा सब्जेक्ट 2 मिला करके, जो कि अप्रॉक्स आपका 4.5 आवर का एग्जामिनेशन ये होगा। और जो नेक्स्ट डे है वहाँ पे आपको रेस्ट मिलेगा, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे में फिर सर्जरी और अलायंस होगा, उसके साथ ENT के एग्जाम होगा, सेम वही टाइमिंग है। और फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी के साथ ऑप्थेल्मोलॉजी के एग्जाम होगा। तो इसमें जो टोटल है आपको 6 दिन के अंदर में एग्जाम, यानी कि टोटल 1 हफ्ता में आपको एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और आपको एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल 4.5 आवर का ड्यूरेशन जो है उसके अंदर आपको ये टोटल एग्जाम होगा। इसके ऊपर बात करते हैं अब जो डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि स्टेप 2 के अंदर है। वही है कि जो टोटल यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स दिया गया है, जो टोटल 7 सब्जेक्ट्स दिया गया है मेडिसिन अलाइंड सर्जरी, जो कि ऊपर हमने बात भी किया हुआ था। उसी के बेस पे ये जो आपका स्टेप 2 जो वाइवा एग्जाम होने वाला है वही कंडक्ट होने वाला है। और अब सबसे नीचे में आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम टेबल दिया गया है जो कि एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो है कि नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर। अब यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने लायक है कि रेगुलर और एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। और रेगुलर एग्जामिनेशन जो कि है हर आपको साल में एक बार कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 2nd वीक के आसपास में कंडक्ट किया जाएगा, दिसंबर के महीना में। यानी कि साल के एंड में आपको दिसंबर में, जो कि 2nd वीक में ये नेक्स्ट रेगुलर एग्जामिनेशन होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2nd वीक जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट्री एग्जाम है, जो कि आप मान लीजिए कि स्टेप 1 के अंदर अगर आप फेल कर जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में किसी 1-2 सब्जेक्ट में, तो उसके बाद आपको एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देने का ऑफर मिल रहा है, आपको चांस मिल रहा है। तो उस ड्यूरेशन में ये जो एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, अभी इसका डेट कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो वो 1 से 2 हफ्ता के बाद फिर वहाँ पे नोटिस आएगा, तो वो बाद में की बात है, वहाँ पे देखा जाएगा। तो उस वक्त वो एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें है कि थर्ड नंबर पॉइंट है कि जो कि थर्ड ईयर एमबीबीएस है चाहे फाइनल ईयर एमबीबीएस है वो जो है वो पार्ट 2 या प्रैक्टिकल क्लिनिकल जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में देने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेबल है कि पहले उन स्टूडेंट को पहले नेक्स्ट का स्टेप 1 देना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज का एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। यानी कि पहले उनको नेक्स्ट देना पड़ेगा स्टेप 1 और वहाँ पे देने के बाद फिर वहाँ पे कॉलेज का जो फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है इंडिया के अंदर वो देना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट का जो ड्यूरेशन दिया गया है वो 4th वीक ऑफ जनवरी में दिया गया है। उसके बाद ये जितने आप एग्जाम दे देते हैं रिजल्ट आपका आ जाता है, उसके बाद इंटर्नशिप का ड्यूरेशन यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी दिया गया है, जो कि एक तरह से डेट दिया गया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी हो जाता है, क्योंकि एफएमजी से एग्ज़ाम ऑलरेडी देते हैं और फिर वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए वो जब ज्वाइन करने जाते हैं तो उनको अप्रॉक्स 4 महीने से 5 महीना का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिया गया है वो बहुत ही कम दिया गया है। ऐसे अभी हो सकता है इसमें कुछ चेंजेबल भी बाद में हो या ऐसे ही चले तो एक अच्छा है, समय पर सब चीज़ होता रहे तो एक अच्छा है स्टूडेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 जो है वो इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करने के बाद है और वो जो है कि आपको 2nd वीक ऑफ मार्च के अंदर देना पड़ेगा। और फिर है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर वहाँ पे है कि नेक्स्ट स्टेप 2 है कि जो कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है। अगर मान लीजिए कि स्टेप 2 में अगर आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे करके पास कर सकते हैं, उसका भी डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो कि है मई और जून में दिया गया और पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्स स्टार्ट किया जाएगा वो 1 जुलाई में किया जाएगा। तो ये जितने भी थे सारा निचोड़ था जो कि एनएमसी की तरफ से था नेक्स्ट के लेकर के, जो कि नया ही हाल ही में आया हुआ है। अभी इसके ऊपर कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं है। और जो आप फर्स्ट पेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है कि अगर आप इससे सहमत हैं, अगर आप इसमें कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो 30 दिन से पहले आप वहाँ पे आप सब्जेक्ट को टैगलाइन कीजिए और वहाँ पे कमेंट करके आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं, ड्राफ्ट भेज सकते हैं एनएमसी की तरफ से। तो कोशिश कीजिए कि इसमें जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो एनएमसी को मेल कीजिए कि ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन है या ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपना राय दे सकते हैं। ये था पूरा निचोड़ जो कि नेक्स्ट को लेकर के था कि कैसे कैसे इसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे इसमें एक पूरा डिटेल्स हमने इसमें बात किया। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके जानने वाले हैं, आपके पहचान वाले हैं जो ऑलरेडी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, उनके पास भेजिए, क्योंकि मान लीजिए वो भी किसी ना किसी साल में वो एडमिशन लेंगे तो उनके ऊपर भी सारा का सारा यही चीज़ लागू होने वाला है, तो उनको भी समझ में आए, वो जाने। तो अगर आप एफएमजीस हैं, अब्रॉड में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो आशा करता हूं कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।